नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल गो इजी मैथ्स में। ये हमारा एक त्रिभुज है ABC जिसमें 3 माध्यिकाएं हैं AD, BE और CF। अभी हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि मेडियंस को, ये जो सेंट्रॉयड है, सेंट्रॉयड जहाँ पे तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं, ये सेंट्रॉयड मेडियंस को 2 और 1 के अनुपात में बांट देता है। मतलब जो शीर्ष के तरफ मेडियन का हिस्सा है, शीर्ष के तरफ वो 2 यूनिट, और जो बेस के तरफ है यानी भुजा के तरफ है वो 1 यूनिट। इस माध्यिका में भी शीर्ष के तरफ जो है वो 2 यूनिट, इस तरफ जो है वो 1 यूनिट, 2 यूनिट ये और ये 1 यूनिट। तो 2 और 1 के अनुपात में माध्यिका को सेंट्रॉयड डिवाइड कर देता है। इसका हमने 2-3 प्रमाण देखा था। प्रमाण इसलिए देख रहे हैं क्योंकि प्रमाण में जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है वो कॉन्सेप्ट सवालों में भी एप्लीकेबल होता है। आइए इसी का हम अगला प्रमाण देखते हैं। देखिए, हमें सिद्ध करना है कि AG और GD जो है वो 2 और 1 के अनुपात में है। अब आप क्या करें कि ADB जो ट्रायंगल है उसे भूल जाएं, ठीक है। आपके सामने ट्रायंगल है ADC। अब ADC में एक कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। पहले तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि त्रिभुज ADC में जो ये बिंदु है, मतलब इसके पैरेलल एक लाइन खींच लेना है। इसके पैरेलल, मतलब GE के पैरेलल एक लाइन खींच लेना है। अब नीचे वाले हिस्से को आप भूल जाएं। अब यहाँ से ऊपर देखें, ये जो लाइन हमने खींचा इसका नाम दिया P। तो एक ट्रायंगल आप देखें ADP, ADP। ADP ट्रायंगल में DP और GE समांतर है। अगर GE और DP समांतर है तो जो अनुपात AE और EP का होगा वही सेम अनुपात AG और GD का होगा। सिमिलरिटी में हम ये आपको समझा चुके हैं, ठीक है। हमने अभी किस ट्रायंगल को कंसीडर किया? ADP, ट्रायंगल ADP, ठीक है। अब आ जाइए, अब सारे ट्रायंगल को भूल जाइए। एक ट्रायंगल है EBC, EBC। इस ट्रायंगल पे कंसंट्रेट कीजिए। EBC ट्रायंगल में DP जो है वो समांतर होगा EB के। हम समांतर ही लिए थे, DP समांतर होगा EB के। अगर समांतर है, देखिए इस तरह का ट्रायंगल है, हम अलग से आपको बना के दिखा देते हैं। इस तरह का ट्रायंगल है जिसमें ये आधार है और ये है आपका DP और ये है आपका EB और ये C। जहाँ DP समांतर है EB के, जब समांतर है तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वही इन दोनों का रेशियो होगा, और इन दोनों का रेशियो 1:1 है, चूँकि मीडियन मिड पॉइंट पे काटता है। अगर ये 1:1 के रेशियो में है तो हमारा EP और PC भी 1:1 के रेशियो में होगा। EP अनुपात PC 1:1 के रेशियो में होगा ना। अच्छा, AE और EC दोनों समान हैं। AE और EC दोनों समान हैं, यानी EP प्लस PC मिल करके किसके बराबर हो रहा है? AE के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि अगर EP 1 है, PC भी 1 है, तो AE कितना हो जाएगा? AE अनुपात EP क्या हो जाएगा बताइए? AE जो है वो डबल है EP का, क्योंकि AE बराबर EP प्लस PC। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 और 1 के अनुपात में होगा। अब अगर AE अनुपात EP 2 और 1 के अनुपात में है तो AG
अनुपात GD भी 2 और 1 के अनुपात में होगा। ये रहा आपका चौथा प्रूफ। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। अगर AE मान लो कि आपका है 10, AE अगर आपका है 10 सेंटीमीटर, तो EC भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा ना। EC आपका कितना होगा? 10 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा, ट्रायंगल EBC में अगर PD जो है वो पैरेलल है EB के, हम पैरेलल ही लिए थे, तो BD और DC तो समान है, यानी ये दोनों भी समान होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 5 और ये भी होगा 5। दैट मीन्स AE जो है डबल हो गया ना EP के। तो ट्रायंगल ADP में इसका और इसका अनुपात है 2:1, तो इन दोनों का भी तो अनुपात 2:1 होगा। मतलब AG और GD का भी अनुपात क्या होगा? 2:1 होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, या फिर आप कम से कम 1-2 बार रिपीट करके देखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखिए एक सवाल हमने आज देखा, वो सवाल यहाँ पे लिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं, ये इसका प्रमाण आपसे नहीं पूछेगा कि AG अनुपात GD क्या होता है, लेकिन जो सवाल पूछा जाता है उसमें इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अभी हम एक सवाल यहाँ लिख रहे हैं, देखिए इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके उस सवाल को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये सवाल है आपके सामने। कहा जा रहा है सवाल में कि ABC एक रेखा है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें रेखा AD BC को D बिंदु पर इस प्रकार काटती है ना, एट पॉइंट D कट BC एट पॉइंट D। देखिए सबसे पहली बात हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ हमने एक ट्रायंगल फॉर्म किया। जिस कॉन्सेप्ट से अभी अभी हमने ये देखा कि सेंट्रॉयड मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करती है, उसी कॉन्सेप्ट से इस सवाल को देखिए अभी कितना आराम से बनता है। कहा जा रहा है कि ABC में AD एक लाइन है, अगर ये है A, ये है B और ये है C, तो AD एक लाइन है जो कि BD और DC का अनुपात क्या हो जाता है? 5:2। तो D इधर कहीं पॉइंट होगा। ठीक है, D इधर कहीं पॉइंट होगा। चलिए इस तरह से AD चला। अब इन दोनों का रेशियो आपको दिया हुआ है, ये अगर 5 यूनिट है तो ये 2 यूनिट है, यही कहा गया है सवाल में। अनदर लाइन BE कट AC सच दैट AE अनुपात EC इक्वल टू 3:2। तो अगला लाइन जो हमारा है यानी BE, इसे इस तरह से भेज देते हैं, और 3 और 2 के अनुपात में काट रहा है, तो ऊपर ज़्यादा होगा नीचे थोड़ा कम होगा। तो ठीक बीचों बीच में नहीं, बीच से थोड़ा सा इधर हम लेंगे। ऐसे देखिए हमने ले लिया, यानी अगर ये 3 यूनिट है तो ये आपका 2 यूनिट होगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इफ़ AD एंड BC कट ईच अदर एट पॉइंट O, अगर AD और BC एक दूसरे को कहाँ काटती है? बिंदु O पर, यानी इस बिंदु का नाम है O। तो फाइंड AO इज टू OD। ठीक है, यही देखिए आपका सवाल है। अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि अगर हमें देखिए BO अनुपात OE भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन पूछा है आपसे क्या? AO अनुपात OD। जब AO और OD पूछा जाए तो आप क्या करें कि जो AD है ना उसके जड़ से, AD के जड़ से, ये रहा AD का जड़, BE के समांतर में एक रेखा खींच दीजिए। और समझिएगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि अगर AO और OD का अनुपात पूछे तो आप कहाँ से लाइन खींचेंगे? AD के जड़ से। AD को ही 2 भाग में आपसे बांटने के लिए कहा गया है ना, किस अनुपात में बट रहा है, तो AD के जड़ से आप खींचिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर AE और E, मान लो कि इसको हम
P पॉइंट कहते हैं, ये P है। तो अगर हम AE और EP का अनुपात निकालने में कामयाब हो गए तो वही तो अनुपात AO और OD का होगा। आप समझ रहे हैं बात को? अगर AD के बारे में पूछे, AD का अनुपात पूछे कि O AD को किस अनुपात में बांटता है, तो AD के ही जड़ से दूसरा जो लाइन है यानी B, इसके समांतर में रेखा खींच डालो। इससे होगा क्या फ़ायदा आपको कि अगर आप AE और EP का अनुपात निकाल लिए तो वही अनुपात आपका AO और OD का होगा। क्यों वही अनुपात होगा? क्योंकि OE और OP समांतर है। त्रिभुज ADP एक ट्रायंगल है, ADP एक ट्रायंगल है जिसमें OE पैरेलल है DP। तो ऐसे में सिमिलरिटी में हमने आपको बताया कि जो अनुपात AE और EP का होगा वही अनुपात AO और OD का होगा। तो AE और EP का अनुपात हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, ये 3 यूनिट है, ये कितना यूनिट है? 3 यूनिट, और ये हमारा 2 यूनिट है। अब थोड़ा सा इस ट्रायंगल में हमें देखना होगा, जैसा कि अभी सेंट्रॉइड वाले सवाल में देखे थे। BEC में BE के समांतर है DP, अगर OE के समांतर है तो BE के भी समांतर, क्योंकि BE और OE दो अलग अलग रेखा तो है नहीं, एक ही रेखा है। तो BE के समांतर है तो DP जो है, BE और DP अगर समांतर है तो BD और DC उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में EP और PC होगा। देख रहे हैं ना, दो ट्रायंगल को हम लोग ले रहे हैं, दोनों में बीच में लाइन खींचा हुआ है और दोनों में सिमिलरिटी से हम अपना अनुपात को निकाल रहे हैं। BEC एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें DP पैरेलल टू BE है, तो BD और DC का जो अनुपात है वही अनुपात EP और PC का हो जाएगा। मतलब BD अनुपात DC अगर 5:2 है तो EP 5 यूनिट होगा और PC 2 यूनिट होगा। मतलब इन दोनों को 5:2 के रेशियो में आपको बांटना होगा, जबकि ये है कितना यूनिट, इसके हिसाब से ये 2 यूनिट है। तो यहाँ पे हम कम्बिनेशन ऑफ रेशियो अप्लाई करेंगे, जो हम रेशियो में लगाया करते थे। अगर आपने कम्बिनेशन ऑफ रेशियो ठीक से नहीं पढ़ा है तो हमने कम्बिनेशन ऑफ रेशियो का वीडियो अपलोड किया है, उसमें आप मेरा जो गो इजी मैथ्स है वो चैनल आप खोलिए, कम्बिनेशन ऑफ रेशियो का 2-3 वीडियो उसमें डाला हुआ है। आरंभिक 2 वीडियो आप देख लीजिए, आपका कम्बिनेशन ऑफ रेशियो आसान हो जाएगा, समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे यहाँ हम आपको समझा देते हैं कि EP अनुपात PC, इन दोनों का रेशियो है 5:2, जो रेशियो इन दोनों का वही रेशियो इन दोनों का, तो EP:PC क्या है? 5:2। अच्छा, दूसरे तरफ से कहा जा रहा है कि AE अनुपात EC 3:2 है, तो EC और EP प्लस PC, मतलब इसका 2 यूनिट और इसका 7 यूनिट दोनों बराबर होगा ना। देखना, अगर कहीं आपको A प्लस B:C दिया हुआ रहे 3:2 और फिर एक जगह दिया हुआ रहे A:B 5:1, ऐसा दिया हुआ है, तो आप A, B और C तीनों का अलग अलग अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे? A प्लस B और A और B दोनों ही जगह समान ही होगा, समझ रहे हैं? तो रियल वैल्यू दोनों का समान है, तो हम क्या करते हैं कि रेशियो वैल्यू को भी समान करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर A प्लस B आपका 5:6 यूनिट हो जाता है, जबकि यहाँ पर A प्लस B आपका कितना यूनिट है? 3 यूनिट। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है? रेशियो कंबाइन, यानी A, अब यहाँ देखिए A अगर 5 है तो B हमारा 1 है और C हमारा क्या हो जाएगा? 4। तो ABC का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:1:4। आप बात समझ रहे हैं? तो वही काम हम लोग यहाँ करेंगे, वही काम हम लोग यहाँ करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि कुछ भी पढ़ना हो सबसे पहले रेशियो जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर रेशियो आपका वीक रह गया, परसेंटेज आप नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन रेशियो पढ़ना जरूरी है, इसलिए हम रेशियो स्टार्टिंग में पढ़ाई करते हैं। देखिए EP और PC 5:2 के रेशियो में है, तो इसका जो 2
ए और ई सी 2 है ना, तो आप क्या कीजिए, कंबाइन कर दीजिए। कंबाइन करने के लिए क्या करना होगा, ये कह रहा है कि ये 7 है और ये कह रहा है कि 2 है, तो आप यहाँ 7 से आप गुना कर दीजिए, तो यहाँ भी 7 से गुना करना पड़ेगा। रेशियो में तो यही होता है कि एक टर्म में जो मल्टीप्लाई कीजिएगा वही दूसरे टर्म में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 14। अब इसकी आवश्यकता नहीं, अब इस अनुपात में हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, मतलब 5 और 2 के अनुपात में हम इस 14 को बांट देंगे, तब ये आपका हो जाएगा 10 और ये आपका हो जाएगा 4, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया 21। दैट मीन्स ए अनुपात ई पी आपका क्या हो जाएगा 21:10। ए अनुपात ई पी आपका क्या होगा 21:10। तो ए ओ अनुपात ओ डी भी क्या होगा 21:10। यही आपका आंसर है, यानी बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर ठीक ठीक नहीं समझे तो वीडियो को रिपीट कीजिएगा, रिपीट करने के बावजूद ना समझें तो कमेंट करना। आइए और अपने ही से एग्जाम्पल कुछ लेकर के हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस तरह का सवाल जब एग्ज़ाम में आता है तो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर सही कॉन्सेप्ट हम नहीं जानते हैं। तब कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो का ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है कहीं भी, हर एक टॉपिक में, चाहे वो एडवांस मैथ्स हो या फिर आपका अरिथमेटिक हो या फिर नंबर सिस्टम हो। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो कहीं नहीं छूटता है, हर एक जगह इस्तेमाल इसका होता है। देखिए, मान लो एक ट्रायंगल हमने लिया, ठीक है, एक ट्रायंगल हमने ऐसे लिया, इसमें 2 लाइन को हमने काट दिया, ऐसे और ऐसे। ट्रायंगल का नाम हमने दे दिया ए बी और सी। ये लाइन ए डी है और ये लाइन बी है। अब आप लोग तो सामने है नहीं तो आप ही लोग से रेशियो हम ले लेते, अदरवाइज हम खुद से रेशियो लेते हैं। बी डी और डी सी का अनुपात, बी डी और DC का अनुपात मान लो कि दिया रहे 7:3, ऐसा है। BD और DC का लग भी रहा है देखने से 7:3 में। और AB और BC का अनुपात 5:6, ऐसा है। और आपसे वैल्यू पूछे AO बटा OD का, तो आप क्या कीजिएगा, अब सबसे पहला काम AO बटा OD पूछा गया है, तो आप सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, यहाँ से एक लाइन खींचिएगा ऐसे, ठीक है, जो कि पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा, ये B क्या है, जो कि किसके पैरेलल है, BE के पैरेलल है, ठीक है। अब देखिए, BD अनुपात DC आपको दिया हुआ है, एक लाइन आपने पैरेलल किया। AO और OD का अनुपात आपसे पूछा गया है, बस आपको AE और EP का अनुपात निकालना है। AE अनुपात EP ही निकालने में अगर आप कामयाब हो गए, वही अनुपात आपका आंसर हो जाएगा। आप करेंगे क्या, BD और DC, BD और DC का रेशियो क्या है 7:3, BD और DC का रेशियो क्या है 7:3। तो इनका भी रेशियो EP और PC का भी अनुपात क्या होगा 7:3, ठीक है। EP अनुपात PC क्या होगा 7:3, इसको अंदर में लिखते हैं 7:3, यानी ये खंड 7 अगर होगा तो ये खंड 3 होगा, ठीक है। अच्छा, अब कहा जा रहा है कि AE अनुपात BC जो है
ये क्या ए बी बी सी, ये ई है आपका, ए ई अनुपात ई सी जो है ये 5:6 होगा। मतलब अगर ये 5 है तो ये 6 है। अच्छा, ए ई अनुपात ई सी आपका 5:6 है, यानी ए ई अगर 5 है तो ई सी आपका कितना है बंधु, 6 है। अब देखिए इसी 6 को 7:3 के रेशियो में हमें तोड़ना है। इस 6 को 7:3 के रेशियो में तोड़ना है, यानी ये 6 अगर 10 होता तब तो हम आराम से कह देते कि ये 7 होगा और ये 3 होगा। जैसे मान लो कि अनुपात रहता 7:10 या 11:10, तब तो बड़ा आसान हमारे लिए हो जाता कि 10 को हम क्या करते, इसको 7 कर देते और इसको 3 कर देते। लेकिन 6 को अगर हम 7:3 में तोड़ेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, और फ्रैक्शन में आप अनुपात को ना लेके जाएंगे तो माइंड पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। ऐसे अगर फ्रैक्शन में भी लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं। जैसे 7 3 10, 10 का मान 6 तो 1 का मान 6/10 और 7 का मान 7 × 6/10 और ये आपका होगा 3 × 6/10। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5 और ये आपका क्या हो गया 7 × 6/10, यानी अनुपात क्या बनेगा 5:, ये जो कटेगा उसको काट दीजिए, 5 से 5 कट गया, ये 5 कट गया और ये 3 रह गया, मतलब 21/5। दैट मीन्स अनुपात आपका क्या होगा 25:21। ठीक है, और अगर आप चाहें कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो हम अप्लाई करें तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वो ज़्यादा स्मार्ट है, उसमें एरर होने का संभावना बहुत कम होता है। ठीक है, ये 10 है और ये 6 है, ये दो है तो जिसको हम 6 कह रहे हैं उसी को ये 7 और 3 कह रहा है, 7 3 10। तो हम क्या करते हैं, दोनों को बराबर करने के लिए इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 30, और तब फिर यहाँ भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ हमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। ठीक है, यहाँ हमें किसी से मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तो ये खंड कितना हो जाएगा 21, ये खंड कितना हो गया 9, मतलब 2 खंड हमारा निकल गया, और ये खंड कितना है 25। हमारा आंसर देख लीजिए 25:21। ये अगर 25:21 है तो ये भी हमारा 25:21 होगा। बात समझ रहे हैं, दोनों तरीका है आपके पास। फ्रैक्शन में एग्जाम में जब दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर होता है तो फ्रैक्शन वाला मेथड में गलती होने की संभावना अधिक होती है। हम देखिए एक बात समझाना चाहेंगे यहाँ पर कि तरीका जो बचपन से आप करते आ रहे हैं वो तरीका सही है ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन उससे बेहतर तरीका अगर कुछ है तो उसको आप अपनाएं और उसके साथ प्रैक्टिस करें, फिर वो तरीका भी आपका बिल्कुल सध जाएगा और आसान लगेगा। ठीक है, ये बहुत ही सहज है। मतलब कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इसका वैल्यू और इन दोनों का वैल्यू को बराबर करना है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये 6 यूनिट किसका मान दिया है इसी का, और ये 7:3 ये किसका दिया गया है, ये भी EP + PC यानी इसी का। तो यहाँ 10 इसका वैल्यू यहाँ 10 कहा जा रहा है और इसी का वैल्यू यहाँ 6 कहा जा रहा है, तो दोनों की बात मान ली जाए, दोनों को बराबर कर दीजिए। बराबर करने के लिए यहाँ पे आपको 10 है और यहाँ 6 है, तो दोनों का एलसीएम क्या होता है 30, तो दोनों को 30 कर दो। तो 30 करने के लिए यहाँ आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब रेशियो का ये नियम है कि ये 6 इस 5 के साथ जुड़ा हुआ है ना अनुपात में, तो अगर इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये आपका 10 था दोनों मिलके और करना है हमें 30, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। दैट मीन्स ये आपका 21 हुआ, ये आपका 25 हुआ। तो AE और EP का रेशियो क्या हो गया 25:21। तो AO और OD का भी अनुपात क्या हो जाएगा 25:21। ये आपका आंसर हो जाएगा सवाल का। ठीक है, अच्छा अब देखिए
अगर मान लो कि आपसे अनुपात BO और OE का पूछे, जब हमें इसका मतलब AO और OD का अनुपात पूछा तो D के जड़ से मतलब AD के जड़ से निकाल के हम इसके समांतर में खींचे थे। अगर अनुपात BO और OE का पूछेगा तो BE के जड़ से, BE का ये जड़ हुआ, AD के समांतर में एक रेखा हम खींच डालेंगे, ऐसे थोड़ा टेढ़ा हो गया, ऐसे समांतर हम खींच डालेंगे। ठीक है, देखिए इसका अनुपात है 5:6 और इसका अनुपात क्या है बंधु, 7:3। अब सबसे पहला काम हमसे पूछा क्या गया है, BO अनुपात OE। अगर हम BD अनुपात D, इसका नाम Q हम दे देते हैं, तो BD अनुपात DQ निकाल दें तो वही तो BO अनुपात OE होगा, क्योंकि ट्रायंगल BQE में EQ के पैरेलल में कौन है, OD, तो BD और DQ का अनुपात BO और OE का अनुपात होगा। मतलब हमें निकालना है किसका अनुपात, BD और DQ का अनुपात। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो आपने देख लिया BEQ ट्रायंगल, अब देख लीजिए ADC ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, ADC। ठीक है, तो ADC में EQ जो है वो AD के समांतर है। जब EQ AD के समांतर है तो AE और EC का जो अनुपात है यानी 5:6, वही अनुपात DQ और QC का होगा, यानी ये भी अनुपात क्या होगा, 5:6। ठीक है, ये क्या होगा, 5:6। आप समझ रहे मेरी बात को, जो अनुपात AE और EC का है वही अनुपात आपके DQ और QC। तो देखिए DQ और QC मिल करके इसके हिसाब से कितना हो रहा है, 3 यूनिट, और इसके हिसाब से 11 यूनिट हो रहा है। बस आपका खेल यहीं से निकल जाएगा आपका। ये कह रहा है अनुपात कि DC जो है वो 3 के बराबर है, और ये वाला अनुपात कह रहा है कि नहीं, DC जो है वो 11 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे दोनों अनुपात को। कंबाइन करने का तरीका क्या होगा कि ये 11 कह रहा है तो 3 में 11 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, और ये कह रहा है 11 तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपको यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब कॉम्बिनेशन के बाद हम क्या देख रहे हैं कि DQ कितना यूनिट हुआ भाई, 15 यूनिट, और BD आपका कितना यूनिट हो जाता है, 77 यूनिट। दैट मीन्स BD अनुपात DQ आपका 77:15, 77:15। तो BO अनुपात OE भी क्या होगा, 77:15। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका है निकालने का। ठीक है, प्रॉब्लम बस इस बात का है कि आप लोग सामने नहीं हैं। अगर सामने रहें तो फिर पढ़ाने का मज़ा कुछ और हो, इसलिए ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं, ज़्यादा सही हमको लगता है। ये ऑनलाइन में किसे पढ़ा रहे हैं, कोई रिप्लाई करने वाला नहीं है। जो हम बता रहे हैं वो लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, वो फेस का एक्सप्रेशन जब सामने नहीं होता है तो टीचर के लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। लेकिन ठीक है, अभी इस पेंडेमिक में ये सब चलेगा। आइए देखते हैं सवाल को, और पहले हम आपको एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, चलिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है वीडियो बनाने में, कम से कम लाइव क्लास भी रहे तो ठीक है। और ज़्यादा टेक्निकली हम स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, इन चीज़ों से बड़ा डर लगता है, फ़ोन, इंटरनेट, इन चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता है। तो इस वजह से जो चाहते हैं हम उस तरह से बात हो नहीं पाती है। फिर भी प्रयास हमारा है कि चलिए हम जितना कुछ समझते हैं हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए। यहाँ से हमने एक लाइन डाल दिया D,
और यहाँ से हमने एक लाइन डाल दिया। मेरे ख्याल से यहाँ इस सवाल में जो परेशानी आपको हो रही होगी वो कम्बिनेशन ऑफ रेशियो के वजह से परेशानी हो रही होगी, बाकी तो सब आसान ही है। तो कम्बिनेशन ऑफ रेशियो का मेरा एक वीडियो डाला हुआ है, 2-3 वीडियो डाला हुआ है, वो अगर आपने देख लिया स्टार्टिंग वाला, शायद रेशियो पार्ट 3 या पार्ट 4 से स्टार्ट हुआ होगा या पार्ट 5 से, कम्बिनेशन ऑफ रेशियो। तो पहला दूसरा पार्ट आप देख लीजिएगा, अब बात समझ जाइएगा। देखिए ABC एक ट्रायंगल है, ये है D और ये है E। कहा जा रहा है कि BD अनुपात DC 5:4 है, AE अनुपात EC 3:2 है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, अब आपसे AO अनुपात OD निकालने के लिए कहेगा। तो अगर AO अनुपात OD निकालने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा पर ये पैरेलल खींचेंगे। किसके पैरेलल हमने खींचा, BE के पैरेलल हमने खींचा। अब 2 ट्रायंगल है जिस पे हमको गौर करना है, कौन कौन सा। पहले तो हमें गौर करना होगा ADC पर, फिर हमें गौर करना होगा CEB पर। ठीक है, अब देखिए AD और ये हमारा क्या है P, ADP में OE पैरेलल DP, इसलिए AE अनुपात EP बराबर AO अनुपात OD, यानी हमें निकालना है किसका अनुपात, AE अनुपात EP। AE से EC तक का अनुपात तो हमें दिया हुआ है 3:2, लेकिन हमें PC को छोड़ना है, PC को हटा देना है, बस रखना है कहाँ तक, EP तक। तो EP का रेशियो वैल्यू इन दोनों अनुपातों को कंबाइन करके, इन दोनों अनुपातों को कंबाइन करके EP का रेशियो वैल्यू हमें मिल जाएगा। मिलेगा कैसे, ऐसे मिलेगा। जिसे इसने 2 कहा, किसने, इस वाले रेशियो ने जिसे 2 कहा, किसे 2 कहा, EC को। उसी को ये कह रहा है कि नहीं, ये जो है ना ये 9 होगा। क्यों 9 होगा, क्योंकि ये 5:4 है। अगर ये 5:4 है तो ये भी 5:4 होना चाहिए। ठीक है, ये भी 5:4 होना चाहिए। ये कह रहा है कि ये 5 और ये 4 होगा तो 9 होगा, ये कह रहा है कि ये 2 होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही सही है, दोनों में कोई गलत नहीं है, तो हम रेशियो में थोड़ा बदलाव करेंगे। रेशियो में एक ऐसा बदलाव होता है जो कि बदलाव वस्तुतः नहीं होता है। वो कैसा बदलाव होता है कि दोनों ही अनुपातों में अगर किसी संख्या से आप गुना कर दें तो उस अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा, बस मन को रख लिया जाएगा, इसके मन को रख लिया जाएगा और इसके मन को रख लिया जाएगा। तो इसके मन को रखने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें 9 से गुना कर देते हैं। किसके मन को रखा गया, इसके मन को। अब इसके मन को रखना होगा। अब ये कहेगा कि तुम भी बदलो, हम तो चलो ठीक है 18 हो गए, अब तुम भी दोनों मिलकर 18 हो जाओ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 से और यहाँ भी 2 से। बात समझ रहे हैं, आपका आंसर आ गया। EP है 10 और AE है 27, यानी दोनों का अनुपात 27:10 होगा। इस तरह का सवाल मेंस में कहीं भी पूछा गया है, कहीं भी आप बनाइए, एकदम इजीली बनेगा। अगर आप कॉम्बिनेशन समझ गए हैं तो इस सवाल में कुछ रखा हुआ नहीं है। लोग छोड़ के आते हैं, डर जाते हैं इन सवालों को देख करके, और डराने के लिए क्या क्या कर देता है कि कह देगा कि ये एंगल बाइसेक्टर है। AD जो है एंगल बाइसेक्टर है, जिसमें D जो है BC को 5:4 में बांटता है, और क्या कहते हैं BE जो है वो एंगल B का बाइसेक्टर है, जो कि AE को इस अनुपात में बांटता है। वो बाइसेक्टर रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बाइसेक्टर अगर डाल भी देता है सवाल में तो फिजूल का डालता है, उससे कोई लेना देना नहीं है आपके सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन आपका इसी तरह से आ जाएगा। अब बात समझ रहे हैं, एकदम आराम से बन जाएगा। आइए अब हम 4 प्रूफ हमने देखा है 2:1 का, 5वां प्रूफ हम देखने जा रहे हैं और वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास वाला, देखते रहिएगा। देखिए दोनों तरफ बैलेंस हो गया। बैलेंस होने के पीछे वजह क्या है,
दोनों साइड में जो भार पड़ रहा है इस पे वो समान होगा। अगर किसी साइड में हमने भार को ज़्यादा किया कि ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, दोनों साइड में समान भार अगर पड़ेगा तभी बैलेंस होगा। और जिस पॉइंट पे हम रखें, इस पेन के जिस पॉइंट पे हमने अपना उंगली को रखा और बैलेंस हो गया, वो पॉइंट इस पेन का सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, अब देखिएगा एक कॉन्सेप्ट। मान लो कि ये एक तख्ता है, तख्ता समझते हैं, लकड़ी का जो होता है। ये तख्ता, इस पर 10 केजी का वजन रखा हुआ है और इस तरफ 6 केजी का वजन रखा हुआ है। अगर ठीक यहाँ पे आप एक इस तरह से बना करके अगर आप चाहें कि ठीक बीच में कि इस तख्ता को हम बैलेंस कर दें, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, नहीं बैलेंस होगा, ये नीचे गिर जाएगा। लेकिन कोई ना कोई इस तख्ते का पॉइंट होगा, जिस पॉइंट को इस दीवार पे या इस खंभे पे, मीनार पे, जो इसको आपको कहना चाहिए, आप इस पे रखेंगे इस तख्ते को किसी न किसी पॉइंट पे, तो बैलेंस हो जाएगा। हो सकता है कि वो पॉइंट यहाँ रहे, हो सकता है कि वो पॉइंट यहाँ रहे। आपने देखा होगा स्टेशन पे ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि एक कुछ फल बेचने वाला है जो गांव देहात से आकर के अमरूद वगैरह बेचता है स्टेशन पे। हमने कई बार ऐसा देखा और नोटिस किया है कि जो उसका इस तरह का कुछ रहता है, मतलब टोकरी टाइप का, जिसमें सारा फल रखा हुआ रहता है, तो कई बार उसका सर जो है ना यहाँ रहेगा, मतलब यहाँ पे सर है और सारा टोकरी बाहर निकला हुआ है। तो ये दिमाग में आता था ये बात कि टोकरी नीचे क्यों नहीं गिर रहा है। तो एक्चुअली अपने फलों को वो इस तरह से रखे हुए रहता है, एडजस्ट किए हुए रहता है कि यहाँ पे भी सर रख करके शायद यहाँ का एरिया, यहाँ का जो सरफेस होगा टोकरी का वो ज़्यादा सॉफ्ट होगा, तो इस तरह से एडजस्ट कर लेता है कि वो नीचे गिर नहीं पाता है, उसके सर पे टिका हुआ रह जाता है। समझिएगा मेरी बात को। तो इतना सेंस तो हर किसी के पास होगा बंधु, इतना समझने का सेंस। इस सेंस के लिए लिटरेसी की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप इलिटरेट हैं तो भी आप समझेंगे, और इलिटरेट लोग ज़्यादा अच्छा समझता है। लिटरेट लोग जो है ना, वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ये सोचने लग जाते हैं कि समझना कठिन है और इसलिए समझ नहीं पाते हैं। लिटरेसी का क्या फ़ायदा होता है कि वो एक्यूरेट वैल्यू बताएगा। जो लिटरेट है वो एक्यूरेट वैल्यू बताएगा कि कहाँ पे हम रखें। ये एक अनपढ़ आदमी भी कहेगा कि ठीक बीच में रख दीजिएगा ना तो इस तरफ गिर जाएगा, ये अनपढ़ आदमी भी बताएगा, इतना सेंस उसके पास भी है। लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो बताएगा आपको कि इस दीवार को हम किस पॉइंट पे, मतलब इस खंभे को हम किस पॉइंट पे रखें कि ये बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसे पॉइंट पे रखिए कि देखिए दोनों के वजन का, मास का अनुपात क्या है, 5:3। तो ऐसे पॉइंट पे आप रखिए, जैसे ऐसे पॉइंट पे रखिए कि इस तरफ का जो लेंथ है उसका अगर रेशियो वैल्यू 5 हो तो इस तरफ के लेंथ का रेशियो वैल्यू 3 होना चाहिए। अगर मास का रेशियो 5:3 है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो रखा हुआ है आपका वजन, वहाँ के लंबाई का रेशियो उल्टा होना चाहिए, यानी 3:5। इस कंडीशन में क्या होगा, 5:3 और 3:5 कट के क्या होगा, दोनों तरफ 1-1 हो जाएगा, और आपका जो तराजू है या जो भी है जिस पे आपने सामान को रखा है वो बैलेंस हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ा करते थे, सेंटर ऑफ मास। लेकिन ये इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल ज्योमेट्री के सवालों को बनाने में किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं कि जब इस तरह का सवाल पूछा जाता है आपसे, ये है ए, ये है बी, ये है सी, जैसा कि अभी हमने एक सवाल दिखाया था आपको, ठीक है। तो अगर कहा जाए
कि ए से एक लाइन चला और बी सी को डी पे काटा। मान लो कि इन दोनों का रेशियो 5:3 है, ठीक है, और बी से एक लाइन चला जो कि ए सी को काटा, कहाँ पे, ई पे, और इन दोनों का रेशियो है 3:2, ऐसा सवाल है, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे को ओ पर काट रहा है तो ए ओ अनुपात ओ डी क्या होगा, ऐसा सवाल आता है। तो सबसे पहली बात कि लेंथ का रेशियो क्या दिया गया है, इसका लेंथ और इसका लेंथ 5 और 3 के अनुपात में, ठीक है। बी डी अनुपात डी सी किस अनुपात में है बंधु, 5 और 3 के अनुपात में। आप क्या कीजिए कि अगर हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, ये इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले रहे हैं जहाँ पे आकर के ए डी मिलता है, क्योंकि यहीं पे बैलेंस करना है, ठीक है, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसीडर करना है। तो अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा तो यहाँ पे मास कितना होना चाहिए और यहाँ पे मास कितना होना चाहिए। यहाँ पे मास अगर 30 केजी हो तो यहाँ पे मास 50 केजी होना चाहिए, ठीक है। यानी अनुपात उनका क्या होगा, 3, तो यहाँ पर 5। यहाँ पर अगर मास, यहाँ के मास और यहाँ के मास का अनुपात, यानी यहाँ के वजन और यहाँ के वजन का अनुपात क्या होना चाहिए, 3:5, मास यानी वजन, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बता रहे हैं। उसी तरह से ये वाले लेंथ में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा ये है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हेडिंग भी आप लगा सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ज्योमेट्री भी कह सकते हैं आप, मास पॉइंट ज्योमेट्री भी कहा जाता है इसे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मास पॉइंट ज्योमेट्री, सेंटर ऑफ ज्योमेट्री, जो कहना है कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे आपके सॉल्यूशन पे। ये 3 है, ये 5 है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो है लाइन, इसको जरा देखिएगा, ये कह रहा है कि इसका लेंथ 3 है और इसका लेंथ 2 है और ये क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर इसका लेंथ 3 है, इसका लेंथ 2 है और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो मास यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2 और यहाँ पर 3। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर मास रखो 5 और ये कह रहा है कि यहाँ पर मास रखो 3, तो 3 क्या, 3 केजी नहीं, 3 यूनिट, यानी रेशियो में। ये रेशियो कह रहा है कि 3:5 के रेशियो में रखो और ये कह रहा है कि 2:3 के रेशियो में रखो, ये 2:3 के रेशियो में और ये 3:5 के रेशियो में। हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट कॉमन हो गया, कौन सा पॉइंट कॉमन हो गया, सी कॉमन हो गया, तो जो कॉमन हो गया उन दोनों में दोस्ती करा दो, और दोस्ती का एक ही रास्ता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। फिर हम आपको याद दिलाएंगे, अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो सही नहीं है तो हमारा वीडियो रेशियो का पार्ट 3 या पार्ट 4, जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो का स्टार्टिंग होगा वो देख लीजिएगा। अब इन दोनों अनुपातों को हमें क्या करना होगा, कंबाइन करना होगा, क्योंकि दोनों में झगड़ा हो गया, वो कह रहा है 3, ये कह रहा है 5, तो कंबाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों का बात मानना होगा, इसमें 5 से गुना करना होगा और इसमें 3 से गुना करना होगा। अगर आपने इसमें 5 से गुना किया है तो फिर इसमें भी आपको 5 से गुना करना होगा, और इसमें अगर आपने 3 से गुना किया है तो इसमें भी आपको 3 से गुना करना होगा, ठीक है। मेरी बात को आप समझ गए हैं। यानी वर्टेक्स पर, अब इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं इसलिए ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज इन चीज़ों के कारण ना हो जाए, ठीक है। ऐसे अगर आप चाहें तो हम लिख देते हैं यहाँ कि ये था 5 यूनिट और ये था 3 यूनिट, ये था आपका 3 यूनिट, तो ये था आपका 2 यूनिट, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने मास दे दिया 9 और यहाँ पे हमने मास दे दिया 15, यहाँ पे मास हमने दे दिया 10। अब देखना, अगर ये यहाँ बैलेंस है ना, नीचे नहीं गिर रहा है, पता है क्यों नीचे नहीं गिर रहा है, क्योंकि इसका सारा वजन, इस पेन का सारा वजन बैलेंस हो गया हमारे उंगली से, यानी पेन का जितना भी वजन है वो किस पॉइंट पर आ गया है, जहाँ पेन कांटेक्ट में है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, ठीक है, यानी सेंटर ऑफ मास पर। सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि सारा वजन जो है ना वो इस पॉइंट पे आ जाता है।
मतलब अगर BC का सेंटर ऑफ मास D है तो सारा वजन हमारा कहाँ पे आ जाएगा, D पर। यानी B पर 9 यूनिट और C पर 15 यूनिट, सब कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, D पर। 15, 9 और 24 यूनिट। अब देखिएगा इधर से लेके इधर तक पूरा रेशियो हमारा कंबाइंड है। पहले कंबाइंड नहीं था, पहले इसका 2 यूनिट अलग था। पहले इसमें भी देखिए ये 3 यूनिट है और इसमें ये 3 यूनिट है। इसका मतलब ये नहीं था कि AE और BC बराबर है। क्यों नहीं बराबर था, क्योंकि ये कंबाइंड नहीं था। अब कंबाइंड हो गया है। अब जो इक्वल होगा वो इक्वल होगा। जैसे इसके हिसाब से ये 15 है और इसके हिसाब से ये 15 है, तो दोनों बराबर है। पहले ये 3 था, ये 3 था, लेकिन इक्वल नहीं था क्योंकि कंबाइंड नहीं था। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो में आपको समझ में आएगा कि दो अलग अलग रेशियो का अलग अलग, जैसे देशों का अलग अलग मुद्रा होता है ना, वैसे ही अलग अलग रेशियो का यूनिट वैल्यू भी अलग अलग होता है। इसमें 3 यूनिट का मान कुछ और होगा, इसमें 3 यूनिट का मान कुछ और होगा। तो जब कंबाइन हो गया यानी दो देशों का मिल जाना हुआ, है ना। इंडिया और मान लो कि इंडिया के साथ नेपाल मिल जाए। अगर नेपाल इंडिया के साथ मिल जाएगा तो क्या होगा कि नेपाल के यहाँ भी हमारा करेंसी चलना स्टार्ट हो जाएगा, जो भारत का करेंसी है। तो भारत का 1 रुपया और नेपाल का 1 रुपया उस कंडीशन में समान हो जाएगा। अभी नहीं है, अभी नेपाल का 100 रुपया भारत के 60 रुपया के बराबर होता है। तो ये बात होती है। पहले ये दोनों अलग अलग देश था, अब जब कंबाइन हो गया तो समान हो गया, यानी यहाँ किसी भी अनुपात का 1 यूनिट समान हो गया। अब देखिए, अब हम ये समझा रहे थे आपको कि ये जो BC लाइन है इसमें B पर वजन है 9 kg का और C पर वजन अगर है 15 kg का, तो ये 9 और 15 यानी 24 kg जो है वो कॉन्सेंट्रेट होगा कहाँ पे, D पर, यानी सेंटर ऑफ मास पर। ठीक है, तो इसका वजन हो जाएगा आपका 24 kg और 10 kg, और ये आपका कितना हो गया 15 kg। 15 kg इसका वजन कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, E पर, यानी कितना हो जाएगा 15, 10, 25। ठीक है, ये 15, 10, 25 हो गया। अब इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई ज़रूरत नहीं, इसको हटा ही दो। इसको तो हमने कंबाइन करके ख़त्म कर दिया। ठीक है, आफ्टर कॉम्बिनेशन प्रीवियस वाला रेशियो को ख़त्म कर दो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये 25, ये 9, अब ये 10, ये 24। ठीक है, अब आपसे AO बटा OD पूछा जा रहा है। तो भाई जिस तरह से लेंथ का अनुपात दिया हुआ था, हमने मास रख दिया। लेंथ था किस अनुपात में, ये था 5, ये था 3, तो मास हमने किया यहाँ 5, यहाँ 3। अब अगर मास दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ वजन है 10 का, यहाँ 24 का है, तो लेंथ का अनुपात हम लिख देंगे। ठीक है, उल्टा कर देंगे, यहाँ वजन 10 का, यहाँ वजन 24 का, तो लेंथ यहाँ पर 10 का और यहाँ लेंथ 24 का, यानी ये अनुपात क्या होगा 24:10, यानी 12:5। अनुपात क्या होगा 12:5। और एक चीज देख लीजिएगा, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है मीटिंग पॉइंट, चेक करने का ये तरीका होगा आपका कि जो हमने सवाल बनाया है वो सही है या गलत है। जैसे ये भी तो एक लाइन है, ये एक तख्ता के जैसा है जिसमें यहाँ 25 kg लटक रहा है, यहाँ 9 kg लटक रहा है, तो पूरा सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पर होगा, O पर होगा। तो 25 + 9 कितना होता है 34, यानी ये वाला पॉइंट कितना होगा 34। अच्छा, इधर से अब देख लीजिए, A 10 और D 24, सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो 24, 10 कितना होता है 34, यानी दोनों ही तरफ से हमारा 34 आ रहा है। दैट मीन्स हमने जो सॉल्यूशन किया है वो सही है। ठीक है, ओके। हमारा आंसर क्या आया 12:5, 12/5। अच्छा, ये अनुपात हमारा क्या था बंधु, ये हमारा 3 था, 5 था और ये 3 था, और ये क्या था, ये 3 था, ये 2 था, यही था ना। चलिए इसको मिटा रहे हैं। पता नहीं अगर आप लोग साथ यहाँ रहते तो मैं तो भूल गया हूँ
कि अनुपात सही सही हमने लिखा या गलत गलत लिखा, क्योंकि एग्जाम्पल हमने खुद से ही लिया था। अब देखिए इसको जैसे सिमिलरिटी से भी हमने बनाया था वैसे बना करके देखते हैं कि क्या 12 और 5 का ही अनुपात आता है। हम क्या करेंगे, इसका अनुपात निकालना है। तुरंत हम इसके पैरेलल में एक लाइन खींचेंगे। अच्छा, तो ये 5, ये 3 यूनिट होना चाहिए, ये 5 और ये 3, यानी टोटल मिलके 8 होना चाहिए। ये कह रहा है नहीं, टोटल मिलके 2 है, तो ठीक है, इसका मुंह बंद करने के लिए इसे 4 से गुना कर दो, तो ये 8 हो गया और ये भी 8 हो गया। इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तो ये 5 हो गया और ये आपका 12 हो गया। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो गया, 12:5। इन दोनों का रेशियो क्या हो गया, 12:5, यानी ये आपका हो गया 12:5। अब कहिए सर कि इसी से जब बनाना आसान है तो फिर हम वैसे क्यों बनाएंगे। तो सबका अपना अपना समझ है, किसी का ऐसे आसानी से बनेगा, किसी का सेंटर ऑफ मास के, और सेंटर ऑफ मास भी बहुत आसान है। अभी अभी हमने आपको समझाया है, इसलिए हो सकता है वो कठिन लगे। अभी और 1-2 एग्जाम्पल जब हम लोग ले लेंगे तो सवाल आपका बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, सॉरी गाइस, टाइम काफ़ी हो गया है और फिर वीडियो अपलोड करना हमारे लिए काफ़ी कठिन टास्क हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास का कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, उसके बाद सेंटर ऑफ मास से सेंट्रॉयड जो मीडियन को 2 और 1 के अनुपात में बांटता है वो भी सिद्ध कर लेंगे। वो 1 मिनट का काम हो जाएगा। सिमिलरिटी से भी हमने सिद्ध कर लिया, सेंटर ऑफ मास से भी हम लोग सिद्ध कर लेंगे, और उसके बाद ये जो सिद्ध करने का जो प्रक्रिया है ये खत्म हो जाएगा। 4-5 प्रूफ हम इसलिए दिए हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट उसमें इस्तेमाल होता है, वो आपके सवालों में काम आएगा। ठीक है, इसलिए सारे प्रूफ को बार बार देखिएगा। और हम बार बार आपसे यही कहेंगे कि प्रमाण को लिख करके प्रमाणित मत करना, इमेजिनेशन में प्रमाणित करना। ठीक है, किसी भी प्रमाण को प्रयास ये करना कि हम बिना पेन का इमेजिनेशन में प्रमाणित करें। तो इससे आपका इंटेलेक्ट, आपका इमेजिनेशन पावर, कल्पना शक्ति आपकी, ये सब में इम्प्रूवमेंट होगा। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन जो है वो बहुत चीज़ों का टेस्ट लेता है। जो आप एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं या बैंक का एग्ज़ाम देते हैं या आईआईटी का एग्ज़ाम देते हैं, कैट का एग्ज़ाम देते हैं, वो बहुत चीज़ों का आपका टेस्ट लेता है। आपका पेशेंस लेवल कितना है, आपका आईक्यू लेवल कितना है, आपका इमेजिनेशन पावर कैसा है, ये सब चीज़ों का टेस्ट वहाँ होता है। तो हर एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट अगर आपका नहीं होगा तो आप बस बैठ करके तैयारी करते रहेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। लोग कहते हैं कि रिजल्ट ही नहीं आता है। वर्क जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से वर्क करते नहीं हैं। समझ रहे मेरी बात को, किन किन क्षेत्रों पे हमें काम करना है। हमारा पेशेंस अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हम सवाल बना रहे हैं, 2-4 घंटा मेहनत कर रहे हैं रोज़ और फिर सोच रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो अगर पेशेंस आपके पास नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। दूसरा है क्या कि डेडिकेशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए टॉपिक में, आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है और उसके साथ डेडिकेशन का होना ज़रूरी है। जैसे अगर हम इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में डेवलप कर लेते हैं तो मैथमेटिक्स के साथ साथ और भी कई चीज़ों में तो हमारा इंटरेस्ट है। जैसे सिनेमा में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, दूसरों की शिकायत करने में इंटरेस्ट है, दूसरों की शिकायत सुनने में इंटरेस्ट है। तो सफलता उसको मिलता है जो एक इंटरेस्ट के लिए बाकी सारे इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर देता है। तो मैथमेटिक्स, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश के इंटरेस्ट के लिए अगर बाकी जितना भी इंटरेस्ट है आपका, उसको जैसे यज्ञ में पूर्णाहुति डाला जाता है, वैसे ही ये लाइफ को आप यज्ञ मान लीजिए। 1-2 साल का जो आपका मेहनत है, जिसके आधार पर आप सक्सेस चाहते हैं, उसको आप यज्ञ मान लीजिए। और जितना भी दूसरे तरह का इंटरेस्ट है वो सब पूर्णाहुति के रूप में आप उसमें डाल दीजिए। एक चीज़ पे फोकस कीजिए और उसी में मज़ा लीजिए। आप देखिए, जब ऑफलाइन क्लासेस होता है तो ये शिकायत अक्सर आती थी स्टूडेंट से कि सर दूसरे जगह जाते हैं हम क्लास करने के लिए, काफ़ी ह्यूमरस माहौल होता है, बड़ा हंसी मजाक में पूरा क्लास घंटा भर चल जाता है, पता नहीं चलता है। बीच में चुटकुला सुनाया जाता है, कहानियाँ सुनाई जाती है, और आप हैं कि मैथ्स को लेकर के बस उसी को स्टार्ट करके वहीं पे एंड कर देते हैं। तो थोड़ा सा फन होना चाहिए तो इंटरेस्ट बना हुआ रहेगा। तो अगर आपको चुटकुला से मज़ा आता है पढ़ाई के दरमियान, इसका मतलब है कि मैथमेटिक्स में मज़ा नहीं आ रहा है। अगर हमको मैथमेटिक्स का मज़ा आने लगे तो फिर हम चुटकुला क्यों सुनेंगे मज़ा लेने के लिए। आप मेरी बात को समझिएगा, अगर हम
रीजनिंग में मज़ा ले रहे हैं, अगर रीजनिंग का क्लास चल रहा है और हम पूरे मज़े से जुड़े हुए हैं उस चीज़ के साथ, पूरा इंटरेस्ट हमको उसमें आ रहा है, तो बीच में चुटकुला सुनना अच्छा लगेगा या उठपटांग लगेगा। मान लो कि भारत पाकिस्तान का मैच है, सेमीफाइनल का, वर्ल्ड कप चल रहा है और लास्ट का 2-4 ओवर, निर्णायक ओवर बचा हुआ है जिसमें ये पता चलेगा कि इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा। अब उस समय कोई आपसे कहे कि भाई टीवी बंद करो, पहले हम एक चुटकुला सुनाते हैं, वो चुटकुला सुन लो, तो आप सुनना पसंद करेंगे? अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आप सुनना पसंद नहीं करेंगे। हो सकता है 2-4 थप्पड़ उसको आप लगा भी देंगे कि यहाँ से भागो और हमको क्रिकेट देखने दो आराम से। तो वही बात यहाँ भी होनी चाहिए कि अगर इसमें हमें इंटरेस्ट है, इसमें आनंद आ रहा है, तो बीच में कोई चुटकुला सुनाएगा हमको कैसे मज़ा आ सकता है, बीच में कोई शायरी सुना दे कैसे मज़ा आएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें जितना आप डूब सकते हैं, जितना आनंद ले सकते हैं, जितना आप अंदर जा करके मंथन कर सकते हैं, जितना सर्च कर सकते हैं, जितना खोज सकते हैं, आप खोजिए और इसी में आनंद लीजिए जो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हमने बताया कि अगले वीडियो में हम लोग क्या करें।